इसको लाहौर मास्टर प्लान के जरिए अप्रूवल करवाने से और लाहौर मास्टर प्लान का हिस्सा बनाने से इनकी जो जो जमीन की कीमत है वो कितनी हो जाती है, वो जो फर्क है उसमें जो गेन्स हैं दैट इज अराउंड 10 बिलियन रुपीज, 10 अरब रुपए का चौधरी साहब ने और उनके साहबजादों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनिपुलेट करके, प्रेशराइज करके और ये फोर्जरी करके उसको उन्होंने ऐड करवाया और 10 बिलियन रुपीस का इसको उन्होंने बेनिफिट लिया। इंशाल्लाह जब ये हमारी जो अपील के ऊपर डिसीजन होगा, आई एम श्योर के ऑनरेबल हाई कोर्ट जो पहला डिसीजन है उसको में हमें रिलीफ देंगे। और हम रिलीफ ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को मेरिट के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन को जो मौजूदा एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हुए हैं उसकी रोशनी में हमें इन्वेस्टिगेशन करने में आजादी दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह एक और केस था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था RY के शुगर मिल जो रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जिसके अंदर चौधरी साहब और उनकी जो फैमिली है इनका मेजर शेयर होल्डर्स हैं। जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने तो इन्होंने एक लॉ बनवाया कि जो शुगर मिल की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो और जो अप्रूवल है अगर उसमें फर्क है तो उसको लीगलाइज, वन टाइम परमिशन दी जाए शुगर मिल ओनर्स को और उसमें इनको लीगलाइज कर दिया जाए। वो था लॉ, वो जो लॉ था अगरचे वो लॉ भी सेल्फ सर्विंग था, मगर चूंकि लॉ बन जाता है और असेंबली के बनाए हुए लॉ की सैंक्टिटी होती है और उसके अंडर जो काम हो वो लीगल तस्वर होता है, मगर इन्होंने अपने बनाए हुए लॉ को भी वो तस्लीम नहीं किया था और इन्होंने उसकी वायलेशन की। इनको वन टाइम वेवर दिया गया, वो था कि चौधरी साहब की जो मिल की अप्रूवल थी वो थी 12,000 टन केन क्रशिंग की, 12,000 टन। उस पे जो एक ऑलरेडी एक डिसीजन हुआ था, एक कमेटी इन्होंने बनवाई, उस कमेटी ने एग्जिस्टिंग जो था उसको कहा कि ये 18,000 टन इनका एग्जिस्टिंग है और इससे ज्यादा मैक्सिमम अगर ये कैपेसिटी पे चलाएं तो वो 22,000 टन की इनकी केन क्रशिंग की कैपेसिटी है शुगर मिल की। तो जो लॉ था जो इन्होंने बनवाया, उस लॉ के अंडर जो केन क्रशिंग की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी उसको रेगुलराइज करने का था, मगर इन्होंने रेगुलराइजेशन से एक कदम आगे बढ़ के जो ऑलरेडी लगा हुआ था उससे आगे बढ़ के इन्होंने 42,000 टन, रेगुलराइज का मतलब है कि जो ऑलरेडी लगा हुआ है इसको लीगल कर दिया जाए, दिस इज रेगुलराइजेशन। वो 22,000 टन की अप्रूवल हो सकती थी, 12,000 से 22,000 किया जा सकता था, 22,000 से एक टन भी ऊपर नहीं जा सकती थी, मगर इन्होंने 42,000 टन की अप्रूवल दे दी। 22,000 में या 12,000 में 42,000 का मतलब है कि एक नई शुगर मिल ऐड कर दी गई और दैट टू ऑफ अ बिग साइज। तो ये जो एक्ट था ये दिस वाज एन इलीगल एक्ट और इस पे जो कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने सारा चीजों को उस वक्त किया था, उनसे हमने स्टेटमेंट ली है और ये चीज इस्टेब्लिश हो गई है कि उस कमेटी को इन्फ्लुएंस किया गया और उनको फोर्स किया गया कि वो 42,000 टन की अप्रूवल इसमें दे दें, विच इज अगेंस्ट द लॉ। मैक्सिमम एग्जिस्टिंग जो ओवर था उसको रेगुलराइज कर सकते थे। इन एंटीसिपेशन के मुस्तकबिल में ये हो जाएगा, इतने लग जाएंगे, उसके ऊपर उसकी रेगुलराइजेशन मुमकिन नहीं थी। तो ये सेकंड जो है इसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। वी होप के इसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर हम जल्द पहुंच जाएंगे। इसी तरह थर्ड केस था पंजाब असेंबली के अंदर रिक्रूटमेंट का। पंजाब असेंबली के अंदर रिक्रूटमेंट भी 2 स्टेजेस के ऊपर है, 2 उसमें है। एक तो वो ईयर वाइज है, जब चौधरी साहब स्पीकर थे और फिर बाद में जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर बने उस वक्त जो इलीगल रिक्रूटमेंट्स हुई और मेरिट से हट के लोगों को उसके अंदर फैसिलिटेट किया गया, वो मैं चाहूंगा कि आपसे उसको शेयर किया जाए। 222 लोगों को, मोस्टली ये जो लोग थे
जो मेरिट से हट के भर्ती किए गए ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के थे, और चंद एक ऐसे भी थे जो इन डिस्ट्रिक्ट से नहीं थे मगर किसी और सिफारिश के जरिए या और तरीकों से उन्होंने इसमें अपना नाम डलवा लिया रिक्रूटमेंट में। इसमें 2 टेस्टिंग सर्विसेज को हायर किया गया। कैंडिडेट्स के टेस्ट हुए, टेस्ट होने के बाद उनका रिजल्ट कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस जो एक सीटीसी थी टेस्टिंग सर्विस वाली और एक ओटीएस थी, इन्होंने टेस्ट का जो रिजल्ट था वो पंजाब असेंबली के साथ शेयर किया, चौधरी परवेज लाई साहब के साथ शेयर किया। चौधरी साहब ने उस रिजल्ट को इग्नोर करके जिन लोगों के 100 में से 14 नंबर थे, जिनके 100 में से 19 नंबर थे, कुछ ग्रेड 17 की सीट्स थी, कुछ ग्रेड 16 की सीट्स थी और कुछ सीट्स थी जो लोअर ग्रेड्स की थी, उनको 1 स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ उनको रिजल्ट की अल्ट्रेशन की गई। जो ओरिजिनल रिजल्ट टेस्टिंग सर्विसेज वालों ने पंजाब असेंबली के स्पीकर को, चौधरी साहब को, बाद में जब ये चीफ मिनिस्टर बने उनको कम्युनिकेट किया, उसको अल्ट्रेशन कर दी गई, यूनिलैटरली उस नंबरों को चेंज कर दिया गया और जिनके 14 नंबर थे, 17 नंबर थे, उनको 68, 59, 72 इस तरह उनके नंबरों को बढ़ा दिया गया। और जो मेरिट के ऊपर कैंडिडेट्स थे उनका किसी का 62 नंबर था, किसी का 59 नंबर थे, उनको रिड्यूस करके 24 और 25 डिक्लेयर किया गया। और फिर इंटरव्यू के अंदर उन लोगों को फैसिलिटेट किया गया। मगर आप समझते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स को अंडर द लॉ हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है एंटी करप्शन के पास या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कि इंटरव्यू की जो सवाबदीद है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है इंटरव्यू बोर्ड की, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि अगर गुड फेथ में भी लें उन जो फेवरेट कैंडिडेट्स थे, जो सिफारिश के ऊपर भर्ती हो रहे थे, जो अपने इलाके की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर से हलकों में से भर्ती हो रहे थे, अगर वो मेरिट के ऊपर भी उनको इंटरव्यू आए हैं मगर रिटन मार्क्स के साथ जो टेस्टिंग सर्विस ने उनको भेजे थे, उस टेस्टिंग सर्विस के साथ, उस टेस्टिंग रिजल्ट के साथ ये भर्ती नहीं हो सकते थे। मेरिट की शदीद वायलेशन की गई। डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जो 222 थे उनको उठा के साइड पे रख दिया गया और फेवरेट कैंडिडेट्स थे, जान पहचान वाले थे, हल्के के 62 लोगों के वो रिश्तेदारियों में आए हुए थे या सिफारिशों के ऊपर, उन लोगों को इसमें भर्ती किया गया। ये 3 केसेस हो गए। इसी तरह एक चौथा केस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो है मोहम्मद खान भट्टी साहब, जिनको ग्रेड उनकी जो रिक्रूटमेंट थी इन पंजाब असेंबली वहां से लेके और उनकी हर स्केल के अंदर जो प्रमोशन थी वो इल्लीगल था। उसको तो अभी हम बाद में देखेंगे, मगर इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है चौधरी परवेज लाई साहब ने मोहम्मद खान भट्टी साहब को ग्रेड 22 जब इनको मिल गया तो इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब अपॉइंट कर दिया गया डेप्यूटेशन के ऊपर। डेप्यूटेशन के जो लॉज हैं वो बिजनेस रूल्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस है, उनके अंदर बताया गया है कि डेप्यूटेशन किन डिपार्टमेंट से किन लोगों की हो सकती है। उसमें हो सकती है सिविल सर्वेंट्स की, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की डेप्यूटेशन हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स के लोगों की डेप्यूटेशन हो सकती है। और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑटोनोमस हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो सेमी ऑटोनोमस हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर उन डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये डिपार्टमेंट सेमी ऑटोनोमस है, ये डिपार्टमेंट सिविल सर्वेंट का है, ये डिपार्टमेंट सेमी ऑटोनोमस है। उसी रूल्स ऑफ बिजनेस में स्पेशल इंस्टीट्यूशन का भी जिक्र है। वो स्पेशल इंस्टीट्यूशन में पंजाब असेंबली आती है। स्पेशल इंस्टीट्यूशन के बंदे को आप डेप्यूटेशन अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ पंजाब उसमें अपॉइंट नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज लाई साहब ने मोहम्मद खान भट्टी साहब को जो ग्रेड 22 के अंदर उनको दिया और फिर उनकी जो अपॉइंटमेंट ऑन डेप्यूटेशन एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब की, दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ बिजनेस, दिस वाज अगेंस्ट द लॉ, दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट।
तो ये भी एक मिस यूज ऑफ पावर में केस आता है। इस केस में भी हम आई होप के बाय नेक्स्ट वीक, बाय मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक हम FIR की स्टेज के ऊपर होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप कोई चीज क्वेश्चंस? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हेल्थ के कितने केसेज हैं आपके पास, पुलिस के कितने हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट के खुराक के और दूसरे डिपार्टमेंट पंजाब के उसके कितने केसेज हैं, कितनों के चलान हो चुके हैं, कितनी पेंडेंसी है, कितनी इंक्वायरी हो रही है, तो शायद वो डेटा वो आपको मिल जाएगा, वो हम दे सकते हैं जी। ठीक। लेकिन आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही लग रहा है कि ये सिर्फ सियासी बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और सिर्फ एक ही शख्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। शायद ये 3 केसेज, ये 3 मुकदमा अहम है, बाकी तमाम जो मुकदमा तो आपके लिए शायद अहम नहीं है। ओके, ये मैं इसका ये जवाब देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि ये जर्नलिस्ट का राइट है ये जानना कि आप जो इस वक्त हाई प्रोफाइल केसेस हैं, हमारे पास 2 तरह के केसेस हैं। वन आर द हाई प्रोफाइल केसेस, वो केसेस जिनमें आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, सोसाइटी भी जानना चाहती है कि वो कौन से केसेस हैं और उनका स्टेटस क्या है। कहीं उनमें एंटी करप्शन की तरफ से मिस यूज ऑफ पावर, कहीं एंटी करप्शन की तरफ से कुछ सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपसे ये डिटेल शेयर की है और ये विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आज इस आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस विल शेयर विद यू द डिटेल ऑफ दीज केसेस। थर्ड, जो आपने पूछा कि जो बाकी केसेस है, ऑब्वियसली वो फिर मैं डेटा लेके आपसे शेयर करूँ। है कि आपने फरमाया कि वो जमीन अब अरबों 10 अरब रुपए की इनकी हो गई है, इनकी जब ये प्रोजेक्ट लाहौर का तब्दील हुआ है, तो ये तो पुराना दौर से चल रहा है। नवाज शरीफ साहब ने भी रायमंड में तबलीगी इज्तिमा के नाम पर रोड बना के अपनी जमीनों को अरबों खरबों का कर लिया था। क्या उसका भी तो इस किस्म की इंक्वायरी करेंगे आप? ये तो पुराना नतीजा चल रहा है। ओके, फाइन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें रोड वहां पे भी बनी है। रहीमिया खान शुगर मिल के लिए भी 5 रोड बनाई गई हैं। हम वो रोड की बात नहीं कर रहे, हम वो केस भी डिस्कस नहीं कर रहे। रोड बनाना हम समझते हैं चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है, उन्होंने रोड बना दी, बनानी नहीं चाहिए। पिछली गवर्नमेंट के ऊपर भी पर्चा बना था जो जंग में जब ये वो पुल बना था, हम वो केस नहीं कर रहे। हम ये केस कर रहे हैं कि जो अप्रूवल ही नहीं, जो कंसल्टेंट फर्म ने कागज ही नहीं रखा हुआ, वो कागज फाइल के अंदर रिकॉर्ड में कैसे आ गया, कैसे अप्रूव हो गया। ये जालसाजी जो थी, फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट और प्लेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट क्रिमिनल ऑफेंस। इसकी कॉग्निजेंस होनी चाहिए। साहब ये बताइएगा कि मैं ये इनका क्वेश्चन उसके बाद दूसरा आप ये बता दें कि मुख्यमंत्री की बात हो रही है कि जनाब DG DHA थी 900 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, उन्होंने 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट को पहुंचा दिया। गैर टेंडर किए 900 से 3200 करोड़ उसकी FIR ना हो। आपने एक दिन में से तरफ से उसको पर्चा खारिज कर दिया। जो एडिशनल चेक वो मैं आजकल ये अभी फैक्ट में मैं आपसे वो बात करूंगा बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वी कैन डिस्कस इट लेटर। मैं वो डिटेल मंगवा लेता हूँ। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। मैं IG साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज जारी की है बड़े फख्र के साथ कि 100 बंदे जो हैं हम इंटरपोल के जरिए वापस ले आए हैं। फराह गोगी साहब में भी बड़े करप्शन के केसेज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के, ब्यूरोक्रेट शामिल है उसमें। उनको कब ला रहे हैं आप? IG साहब से रब्ता कर रहे हैं, आपको हेल्प करेंगे, उनको ले आए। नंबर 2, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात हुई, बहुत सारे दोस्तों ने बात की। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे 2 डाले खड़े होते हैं, 3400 cc है, पता नहीं 4500 और कुछ लोग यहाँ पे CIA के सोए होते हैं इस कमरे में। अब क्योंकि ऑफिस हमारा वहां पे चला गया तो जब जरूरत पड़ती है निकल पड़ते हैं। अब परवेज इलाही साहब के तो 3 केसेज अभी आपने बताया, मैंने 4 से जिक्र किया। गुलजार साहब जो हैं वो हनीमून पे हैं या वो फौज मस्ती कर रहे हैं, उनको नहीं बुला रहे हैं आप दोबारा। ओके, गुलजार साहब के केसेस भी आप जानते हैं कि उनके केसेस में भी कुछ पे FIR ऑलरेडी हो चुकी हुई, कुछ की अभी इंक्वायरीज चल रही हैं। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ इन 4 केसेस की डिटेल के ऊपर थी, तो ये आपसे हमने शेयर किया है। जो बाकी इंडिविजुअल केसेस हैं उन पे आप पूछना चाहेंगे, आप चाहेंगे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, वी कैन हैव दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस टू। फराह गोगी साहब के केसेस हमारे पास
एक एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी हुई है। उस एफआईआर में जो उनका रेड वारंट है वो अभी हमने इशू नहीं करवाया, मगर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो जो रेड वारंट है वो भी हो जाएगा। रेड वारंट के इशू होने के बाद ही फराह गोगी साहब को एक्स्ट्राडिशन करवा के हम पाकिस्तान में लाने के काबिल होंगे। डॉक्टर साहब, पंजाब में तकर्रुर के बादलों में जो लूटमार मचाई गई थी, फराह गोगी की इंक्वायरी भी जारी है, उसमें एक नाम है इब्राहिम मलेका का, कि वो भी डीएचए रियासत में जाके पैसे वसूल करता था। तो क्या इब्राहिम मलेका की कोई इंडिकेशन ट्रेस हो रही है कि वो किधर है? और दूसरा, क्या इस मामले में, क्योंकि इब्राहिम मलेका जो है वो बुशरा बीबी का बेटा था, क्या इमरान खान की अहलिया से भी पूछताछ की जाएगी कि वो हिस्सा दें अपनी माँ को नहीं देता था जाके? इसमें देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इब्राहिम मलेका इस वक्त रूपोश है, उनकी गिरफ्तारी के लिए एफर्ट की जा रही है, लेकिन सबसे पहले जो इस केस में अरेस्ट रिक्वायर्ड है वो है उस बंदे की जिसने पैसे कलेक्ट किए और वो आगे दिए, तो वो पहले वो बताएंगे। जब ये फराह गोगी साहब अरेस्ट होंगी उसके बाद इसकी हम जो बाकी अक्यूज्ड हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करेंगे। मैं अभी आपने वो असम्बली के केस के बारे में पंजाब असम्बली के जो बच्चों के बारे में नए में केस चल रहा है, साहब ज्यादा के वहाँ से उधर चल रहा है, तो आपको जरूरत क्यों पेश है उस केस को दोबारा टेक ओवर करने की? देखिए, और आप तो वैसे भी कैमरे बैठे हैं, यहाँ तो आप बैठे भी नहीं। मैं बताऊँ, इसमें अंडर द रूल्स जो एंटी करप्शन में केस चलता है, अगर वो उनके थ्रेशोल्ड के ऊपर पूरा उतरता है तो नैब उस केस को अपने पास ट्रांसफर करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक हमें नैब की तरफ से ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं है कि पंजाब असेंबली की रिक्रूटमेंट नैब के अंदर केस चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर वहां पे ऑलरेडी चल रहा है या उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर ले गए हैं तो वो हमसे केस तलब करेंगे तो हम वहां पे भेज देंगे। अभी तक टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन सिर्फ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ही इसको इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कर रही है। रावलपिंडी रिंग रोड का भी इसी तरह ही, आपसे पहले जो डीजी थे इस दौर में, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट एविडेंस और फर्द क्या अपना और 100 के करीब लोगों को वहाँ भी पेश कर दिए, लेकिन एंड क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या जो आप ये कर रहे हैं केस मास्टर का, हुकूमत तब्दील होती है और उसके बाद जो होगा, क्या आप समझते हैं कि जो आप लोग आपसे कराया जा रहा है चाहे एफआईए चाहे एंटी करप्शन है वो सही काम कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ, एंटी करप्शन जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग केसेस, वी हैव कलेक्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ये दारुल हंसा वाला जो मैंने आपसे चीज शेयर की है, इसके अंदर जो फोर्स्ड डॉक्यूमेंट है, इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है कि उस कंपनी का जिसका ये शो कर रहे हैं कि उस कंपनी ने बनाया है, उस कंपनी का ये हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कि वो डॉक्यूमेंट कैसे आ गया, उस डॉक्यूमेंट के फोर्ज डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट के रखने से किसको बेनिफिट हुआ, वो डॉक्यूमेंट किसने रखा, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह पंजाब असेंबली की रिक्रूटमेंट के अंदर टेस्टिंग सर्विस वाले ने जो ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं, जिसके अंदर वो जो लोग सिलेक्ट हुए बाद में, जिनका 26 नंबर, 24 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, वो रिजल्ट वेरीफाइड और उनकी आंसर शीट्स वो हमारे पास हैं। मगर जब उनकी भर्ती की गई उसके अंदर 69, 72, 59 वो रिजल्ट डाले गए, वो हमारे पास शीट्स मौजूद है। उनके पास भी ऐसे ही एविडेंस थे, टोच वाइज थे। फिर सेकंड, ओके, सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज, मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन फिर आपका मेरे आने वाले बाद में डीजी के लिए होगा। मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। मास्टर प्लान तकरीबन 3 साल का टाइम लगा था, जिसमें साबिक डीसी एनडीए एसएम इमरान भी शामिल थे, उसके बाद कंसल्टेंट भी शामिल थे, और जो लोग उसको बनाने वाले थे जिन्हों की अप्रूवल हुई थी एनडीए में, अभी भी वो लोग अपनी जगहों पर मौजूद हैं। उन लोगों को बुला के, जिसमें सीएमडी और उनका पूरा डायरेक्टरेट अभी तक पिछले 4 साल से वो अपनी जगह पर मौजूद है, उन लोगों से इन्वेस्टिगेट किया गया। क्या ये अच्छी चीज आपको पता है? क्योंकि ये चीजें तो उनके रिकॉर्ड में रखी गई थी, ना कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रिकॉर्ड में। मैं आपसे शेयर करता हूँ इस पे। वो जो डॉक्यूमेंट था, फोर्स डॉक्यूमेंट, वो हमारे पास मौजूद है। दारुल हंसा जो कंसल्टेंट थे, उनकी स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं।
कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा तैयार करदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं 3 साल से ये बना लाहौर मास्टर प्लान, हम लाहौर मास्टर प्लान के जो लाहौर वाला हिस्सा है उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस केस को टच भी नहीं कर रहे। जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज के अंदर लाहौर मास्टर प्लान है उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ लाहौर मास्टर प्लान की आड़ में जो कसूर के अंदर जाती जमीन को, जो लाहौर से मुल्हिका भी नहीं है, लाहौर का और उस जमीन का शायद 50-60 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला है, वो एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है इन डीप इन द डिस्ट्रिक्ट कसूर, हम सिर्फ उसकी जिक्र कर रहे हैं कि ये लाहौर मास्टर प्लान का पार्ट कैसे बन गया। चड्ढा साहब, मेरा सवाल ये है कि जो अगर ये लग रहा है कि चौधरी परवेज लाइन हॉकी की बॉल है, वो कभी कलीमुल्लाह, कभी समीउल्लाह को ले जाते हैं, कभी नैस, कभी एंटी करप्शन, कभी FIA। क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको चौधरी परवेज लाइन की दोबारा गिरफ्तारी मतलूब है या इन सबूतों भी आप प्रोसिक्यूट करवा रहे हैं? आप ये देखिए, आप ये वाला केस था रिक्रूटमेंट वाला, पंजाब असम्बली की गैर कानूनी रिक्रूटमेंट पर मेरिट से हट के जो लोग पसंद के लोग भर्ती किए गए, इस केस में चौधरी साहब की गिरफ्तारी हमें रिक्वायर्ड थी। हमने जो हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमने उनको सबमिशन किया कि हमें इनका फिजिकल रिमांड चाहिए। उसमें हम नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो रिकवरी करने थे। मजिस्ट्रेट साहब ने लकीली हमारे केस को उसमें डिस्चार्ज नहीं किया, मगर फिजिकल रिमांड भी ग्रांट नहीं किया। फिजिकल रिमांड ग्रांट ना करने से हमारी जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्ट हुई है। हमें आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली चौधरी साहब की गिरफ्तारी ना दे के, रिमांड के ऊपर ना दे के, उसमें इन्वेस्टिगेशन को सीरियस डेंट पड़ा है। हम समझते हैं कि केस की अगर मेरिट के ऊपर तफ्तीश हो, उसके लिए उनका जो फिजिकल रिमांड है वो बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह ये जो बाकी केसेस है, ये जो कसूर मास्टर प्लान वाला जो पार्ट है, लाहौर मास्टर प्लान टू द एक्सटेंट ऑफ कसूर, इसके अंदर भी हमें उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है। FIR होगी हुई है, मगर चूंकि इसमें मैटर इज सब ज्यूडिस नाउ, तो इस पर मैं बहस नहीं करूंगा। मगर मैं ये समझता हूं और ये यकीन रखता हूं कि अगर उनका हमें फिजिकल रिमांड मिलेगा तो हमारी जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो बहुत बेहतर होगी, लीडिंग टू हिज कन्विक्शन। ये बताइएगा कि आपने पहले की बात की, पंजाब के अंदर जितने भी अदारे हैं, हर अदारे में करप्शन है और एंटी करप्शन की हम कार्रवाइयाँ देखी तो तकरीबन 5% भी नहीं। तो क्या आपका सारा मुद्दा सिर्फ इन्हीं केसेस पर है, या अगर क्योंकि परवेज लाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो फिर DG एंटी करप्शन या एंटी करप्शन केसेस माफ कर देंगे? नो, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन मेरिट, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। देखिए, कोर्ट इज अ न्यूट्रल पार्टी। जब कोर्ट में हम लेके जाएंगे उस एविडेंस को, आई एम श्योर एज अ प्रोसिक्यूशन एजेंसी हमारी ये एफर्ट भी होती है, हमारा ये टारगेट भी होता है, और मेरी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उनकी कन्विक्शन करवाएं। एनी इन्वेस्टिगेशन विदाउट सब्सिक्वेंट कन्विक्शन does not serve our purpose. 3 बार उनकी मुख्य मुकदमा में गिरफ्तारी के बाद जेल होगी, आप कह रहे हैं कोर्ट एक न्यूट्रल, हम तो ये समझते हैं। तो सर इसकी क्या वजह की देते हैं, बेल क्यों हो जाती है? क्या केस इतना स्ट्रॉन्ग? ये आपका जो क्वेश्चन है कि उनकी बेल कोर्ट क्यों कर देती है और हमारी एफर्ट्स के बावजूद, मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो मुकम्मल नहीं होने जा रही। आप समझते हैं कि कोर्ट इसमें सबसे बड़ी रुकावट है? मैं समझता हूं कि अगर उनकी अरेस्ट हो जाए, अगर उनकी रिमांड के ऊपर हमें कस्टडी मिल जाए, तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है हमारा बहुत बेहतर हो जाएगा। अब इसमें जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोर्ट क्यों हमें अलाउ नहीं कर रही, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। आई एम अ प्रोसिक्यूशन एजेंसी हेड, आई एम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हेड, मुझे ये इस पे बात नहीं करनी चाहिए। मगर हम अपना जो हमारी अपील है, कोर्ट के जो जजमेंट आई थी उसके खिलाफ जो अपील है, जो थ्रू प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हमने सबमिट की है, आई एम श्योर कि कोर्ट इसको वो ऑनरेबल कोर्ट इसको देखेंगे और हमें जो हमारी इस्तदा है वो मंजूर होगी। अच्छा जब आखिर में ये बता रहे हैं कैंप ऑफिस की जरूरत क्यों महसूस? कैंप ऑफिस का आफ्टर दिस
over a cup of tea. This is the last question, please. मैं आपसे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड केस है, ये हमारा केस बिल्कुल राइप है और होपफुली ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक इसमें हम मेजर हेडवे करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच। 2022 ना मंडियां ते 1 अरब 52 करोड़ रुपया खर्चा से हुकूमत ने 23 फ्री मंडी लगी है। और इसको लाहौर मास्टर प्लान के जरिए अप्रूवल करवाने से और लाहौर मास्टर प्लान का हिस्सा बनाने से इनकी जो जमीन की कीमत है वो कितनी हो जाती है, वो जो फर्क है उसमें जो गेन्स हैं दैट इज अराउंड 10 बिलियन रुपीज, 10 अरब रुपए का चौधरी साहब ने और उनके साहबजादों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनिपुलेट करके, प्रेशराइज करके और ये फोर्जरी करके उसको उन्होंने ऐड करवाया और 10 बिलियन रुपीस का इसको उन्होंने बेनिफिट लिया। इंशाल्लाह जब ये हमारी जो अपील के ऊपर डिसीजन होगा, आई एम श्योर के ऑनरेबल हाई कोर्ट जो पहला डिसीजन है उसको में हमें रिलीफ देंगे और हम रिलीफ ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को मेरिट के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन को जो मौजूदा एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हुए हैं उसकी रोशनी में हमें इन्वेस्टिगेशन करने में आज़ादी दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह एक और केस था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था RY के शुगर मिल जो रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जिसके अंदर चौधरी साहब और उनकी जो फैमिली है इनका मेजर शेयर होल्डर्स हैं। जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने तो इन्होंने एक लॉ बनवाया कि जो शुगर मिल की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो और जो अप्रूवल है अगर उसमें फर्क है तो उसको लीगलाइज, वन टाइम परमिशन दी जाए शुगर मिल ओनर्स को और उसमें इनको लीगलाइज कर दिया जाए। वो था लॉ, वो जो लॉ था अगरचे वो लॉ भी सेल्फ सर्विंग था, मगर चूंकि लॉ बन जाता है और असेंबली के बनाए हुए लॉ की सैंक्टिटी होती है और उसके अंडर जो काम हो वो लीगल तस्वर होता है, मगर इन्होंने अपने बनाए हुए लॉ को भी वो तस्लीम नहीं किया था और इन्होंने उसकी वायलेशन की। इनको वन टाइम वेवर दिया गया, वो था कि चौधरी साहब की जो मिल की अप्रूवल थी वो थी 12,000 टन केन क्रशिंग की, 12,000 टन। उस पे जो एक ऑलरेडी एक डिसीजन हुआ था, एक कमेटी इन्होंने बनवाई, उस कमेटी ने एग्जिस्टिंग जो था उसको कहा कि ये 18,000 टन इनका एग्जिस्टिंग है और इससे ज्यादा मैक्सिमम अगर ये कैपेसिटी पे चलाएं तो वो 22,000 टन की इनकी केन क्रशिंग की कैपेसिटी है शुगर मिल की। तो जो लॉ था जो इन्होंने बनवाया उस लॉ के अंडर जो केन क्रशिंग की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी उसको रेगुलराइज करने का था, मगर इन्होंने रेगुलराइजेशन से एक कदम आगे बढ़ के जो ऑलरेडी लगा हुआ था उससे आगे बढ़ के इन्होंने 42,000 टन, रेगुलराइज का मतलब है कि जो ऑलरेडी लगा हुआ है इसको लीगल कर दिया जाए, दिस इज रेगुलराइजेशन। वो 22,000 टन की अप्रूवल हो सकती थी, 12,000 से 22,000 किया जा सकता था, 22,000 से 1 टन भी ऊपर नहीं जा सकती थी, मगर इन्होंने 42,000 टन की अप्रूवल दे दी। 22,000 में या 12,000 में 42,000 का मतलब है कि एक नई शुगर मिल ऐड कर दी गई और दैट टू ऑफ अ बिग साइज। तो ये जो एक्ट था ये दिस वाज एन इलीगल एक्ट और इस पे जो कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने सारा चीजों को उस वक्त किया था, उनसे हमने स्टेटमेंट ली है और ये चीज इस्टेब्लिश हो गई है कि उस कमेटी को इन्फ्लुएंस किया गया
और उनको फोर्स किया गया कि वो 42,000 टन की अप्रूवल इसमें दे दें, विच इज अगेंस्ट द लॉ। मैक्सिमम एग्जिस्टिंग जो ओवर था उसको रेगुलराइज कर सकते थे। इन एंटीसिपेशन के मुस्तकबिल में ये हो जाएगा, इतने लग जाएंगे, उसके ऊपर उसकी रेगुलराइजेशन मुमकिन नहीं थी। तो ये सेकंड जो है इसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। वी होप कि इसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर हम जल्द पहुंच जाएंगे। इसी तरह थर्ड केस था पंजाब असेंबली के अंदर रिक्रूटमेंट का। पंजाब असेंबली के अंदर रिक्रूटमेंट भी 2 स्टेजेस के ऊपर है, 2 उसमें हैं। एक तो वो ईयर वाइज है, जब चौधरी साहब स्पीकर थे, और फिर बाद में जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त जो इलीगल रिक्रूटमेंट्स हुई और मेरिट से हट के लोगों को उसके अंदर फैसिलिटेट किया गया, वो मैं चाहूंगा कि आपसे उसको शेयर किया जाए। 222 लोगों को, मोस्टली ये जो लोग थे जो मेरिट से हट के भर्ती किए गए, ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के थे, और चंद एक ऐसे भी थे जो इन डिस्ट्रिक्ट से नहीं थे मगर किसी और सिफारिश के जरिए या और तरीकों से उन्होंने इसमें अपना नाम डलवा लिया रिक्रूटमेंट में। इसमें 2 टेस्टिंग सर्विसेज को हायर किया गया। कैंडिडेट्स के टेस्ट हुए, टेस्ट होने के बाद उनका रिजल्ट कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस थी, तो एक CTC थी टेस्टिंग सर्विस वाली और एक OTS थी। इन्होंने टेस्ट का जो रिजल्ट था वो पंजाब असेंबली के साथ शेयर किया, चौधरी परवेज लाई साहब के साथ शेयर किया। चौधरी साहब ने उस रिजल्ट को इग्नोर करके, जिन लोगों के 100 में से 14 नंबर थे, जिनके 100 में से 19 नंबर थे, कुछ ग्रेड 17 की सीट्स थी, कुछ ग्रेड 16 की सीट्स थी और कुछ सीट्स थी जो लोअर ग्रेड्स की थी, उनको 1 स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ उनको रिजल्ट की अल्ट्रेशन की गई। जो ओरिजिनल रिजल्ट टेस्टिंग सर्विसेज वालों ने पंजाब असेंबली के स्पीकर को, चौधरी साहब को, बाद में जब ये चीफ मिनिस्टर बने उनको कम्युनिकेट किया, उसको अल्ट्रेशन कर दी गई, यूनिलैटरली उस नंबरों को चेंज कर दिया गया, और जिनके 14 नंबर थे, 17 नंबर थे, उनको 68, 59, 72 इस तरह उनके नंबरों को बढ़ा दिया गया। और जो मेरिट के ऊपर कैंडिडेट्स थे, उनका किसी का 62 नंबर था, किसी का 59 नंबर थे, उनको रिड्यूस करके 24 और 25 डिक्लेयर किया गया। और फिर इंटरव्यू के अंदर उन लोगों को फैसिलिटेट किया गया। मगर आप समझते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स को अंडर द लॉ हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है एंटी करप्शन के पास या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कि इंटरव्यू की जो स्वाबदीद है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है इंटरव्यू बोर्ड की, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि अगर गुड फेथ में भी लें, उन जो फेवरेट कैंडिडेट्स थे, जो सिफारिश के ऊपर भर्ती हो रहे थे, जो अपने इलाके की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर से, हल्कों में से भर्ती हो रहे थे, अगर वो मेरिट के ऊपर भी उनको इंटरव्यू आए हैं, मगर रिटन मार्क्स के साथ जो टेस्टिंग सर्विस ने उनको भेजे थे, उस टेस्टिंग सर्विस के साथ, उस टेस्टिंग रिजल्ट के साथ ये भर्ती नहीं हो सकते थे। मेरिट की शदीद वायलेशन की गई। डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जो 222 थे उनको उठा के साइड पे रख दिया गया, और फेवरेट कैंडिडेट्स थे, जान पहचान वाले थे, हल्के के बासर लोगों के वो रिश्तेदारियों में आए हुए थे या सिफारिशों के ऊपर, उन लोगों को इसमें भर्ती किया गया। ये 3 केसेस हो गए। इसी तरह एक चौथा केस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो है मोहम्मद खान भट्टी साहब, जिनको ग्रेड, उनकी जो रिक्रूटमेंट थी इन पंजाब असेंबली, वहां से लेके और उनकी हर स्केल के अंदर जो प्रमोशन थी वो इल्लीगल था। उसको तो अभी हम बाद में देखें।